नमस्कार, मैं प्रेमा प्रियदर्शनी और आप देख रहे हो अपना खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनालिटी आई हैं जिन्होंने 2014 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब अपने नाम किया। आपको बता दें कि इशिका तनेजा मिस इंडिया 2017, मिस वर्ल्ड टूरिज्म 2018 में बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीती हुई हैं। आपको बता दें कि मिस पॉपुलैरिटी, मिस ब्यूटी विद ब्रेन जैसे खिताबों को अपने नाम किया हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि मधुर भंडारकर जी की फिल्म द इंदु में भी काम किया हुआ है और विक्रम भट्ट की वेब सीरीज हद में भी काम किया हुआ है। आपको बता दें कि 2014 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 60 मिनट में 60 मॉडल्स पर एयर ब्रश मेकअप करके अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब हासिल किया हुआ है। नमस्कार मैम। राधे राधे, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। मैं बता दूं दर्शकों को सीधे सीधे कि इशिका जी ने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। लंदन से पढ़ाई की और अब एक सीधे इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे मैम? आई थिंक जो भी डेस्टिनी में लिखा है आप वो करते जाते हैं। मेरा बचपन से सिर्फ एक ही मन था कि मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं और जब मैं उस टाइम पे मैं एलए में पढ़ाई कर रही थी, लंदन से पढ़ चुकी थी, एलए जा चुकी थी। वहां से मैं अपनी ब्यूटी का कोर्स सीख रही थी, एयर ब्रशिंग वहां से सीखी। तो तब मुझे लगा कि मुझे जो भी करना है मुझे भारत के लिए करना है। तो मैं वापस भारत आई, अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही थी। बहुत बारी बारी फेल होती जा रही थी, 7-8 बारी फेल हुई। तो उस समय पे मेरी मदर ने मुझसे पूछा, ये तो तुम अपने लिए कर रही हो, तुम लोगों के लिए क्या कर रही हो? तो फिर मुझे लगा, मैं वापस ही आई थी तो मैंने देखा था यहाँ का माहौल बहुत ही डिफरेंट था। हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई थी वो लंदन में बहुत ही ज्यादा फ्रीडम के साथ हुई थी। कोई आपको कभी छेड़ता नहीं है, कोई आपको बुरी नजर से नहीं देखता है। जब मैं दिल्ली आई थी तो दिल्ली रेप कैपिटल बन चुकी थी, तो मुझे लगा एसिड अटैक विक्टिम्स एंड रेप विक्टिम्स के लिए मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो जब उनके साथ काम करना शुरू करा तो फिर एक नई ही दुनिया खुल गई। मैं उनका दुख, उनका दर्द कैसे सिर्फ एक मेकअप उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है, उनको एक नया तरीके का एक कॉन्फिडेंस देता है। वो और काम करना चाहते हैं, अदरवाइज वो अपनी फैमिली से नहीं मिलना चाहते, वो बाहर नहीं स्टेप आउट करना चाहते। तो मुझे लगा ये कितनी सुंदर जर्नी है। तो उसके साइड बाय साइड फिर राष्ट्रपति जी से हमारे को 26 जनवरी पे फिर राष्ट्रपति ऑनर मिला 100 वुमेन अचीवर्स का। तब मोदी सरकार आई ही थी और फिर ये भी साइड बाय साइड हो रहा था। मैं पहुंची बॉम्बे में, क्योंकि हम लोग गए थे, मतलब आई वेंट फॉर फ्रेंचाइजिंग, क्योंकि हमारा ब्यूटी का बिजनेस था, वही मुझे आता था, वही समझ थी। तो वहां पे गई क्योंकि मधुर भंडारकर जी इज अ वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड। तो उन्होंने बोला कि आप इंदु सरकार में काम कर लीजिए। तो वो होता गया। आई थिंक इट वाज ऑल डेस्टिनी। एंड मैं मिस वर्ल्ड टूरिज्म के लिए गई, मिस इंडिया जीती, मिस इंडिया के बाद मिस वर्ल्ड टूरिज्म के लिए गई। वो भी एक बहुत ही डिफरेंट जर्नी रही। वहां पे मुझे लगता है मैंने जो सबसे सुंदर बात ये सीखी कि कैसे इतनी सशक्त सारी की सारी महिलाएं थी। एंड कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई उनके इंटेलिजेंस में काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ी रेसलर रह चुकी है, वो भी आ रही है, अलग अलग लड़कियां आ रही थी और वो सारी की सारी इतनी केपेबल थी। पर जब आप उनके साथ रहते हो, वो एक दूसरे को इतना ज्यादा पुश फॉरवर्ड करती हैं कि नहीं आप भी बड़ा, मतलब मैंने इतनी गलत गलत बातें सुन रखी थी कि वहां पे लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, कोई बैक बिचिंग होती है या फिर आपको किसी भी तरह से परेशान करा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी दैट आई वेंट थ्रू। तो आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ कीप्स ऑन शेपिंग यू। कहते हैं ना कि एक ऐसी यात्रा से सीधे एकदम इधर आना कि एकदम शांति, एकदम जीवन में एक असली उपलब्धि पा जाना, ये सब तो उपलब्धियां, यश वैभव तो होती ही है जिंदगी में, लेकिन आपने एक अपने असली उपलब्धि की तरफ आप बढ़ी। आखिर कैसे, आपको क्या विचार आया कि अब हमें इधर जाना है? देखिए क्या हो रहा था कि गॉड वॉज एक्सट्रीमली काइंड एंड आई थिंक मेरी मेडिटेशंस कुछ इस तरह से होती थी कि मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव थी। मैं बहुत समय से स्पिरिचुअली इंक्लाइन थी। चाहे वो विपश्यना हो गया, चाहे श्री श्री रविशंकर जी का हो गया, चाहे लैंडमार्क फोरम हो गया, इस्कॉन के साथ 6 साल से जुड़ी हुई थी, गणपति जी को बिठाती थी। ये मेरा 7th ईयर होगा। लेकिन इसके साथ साथ में मैंने अपनी बहुत सारी अपनी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस शुरू कर चुकी थी, वो मैंने खुद ही डेवलप करी। तो उसके अंदर मैं जो भी चाहती थी जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाता था। फिर चाहे वो विधानसभा पे जाके एक ऑनर मिले, मेरे को विमेन अचीवर मिल गया। अभी यहाँ पे
क्या बोलते हैं आप, भारत मंडपम पे अभी विमेन अचीवर अगेन लीडरशिप अवार्ड मिल गया जिसमें आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये सब मिलता जा रहा था और ये बहुत ही अच्छा तो लगता है जब आपको ये सब मिलता है, लेकिन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि मैं अपनी जो वॉल है वो तो भरती जा रही हूँ, लेकिन मैं कर क्या रही हूँ, मैं सोसाइटी के लिए क्या कर रही हूँ, एंड दैट काइंड ऑफ रियली ट्रिगर्ड मी। तो इस जर्नी की शुरुआत से 1 साल से मैं यही पूछती जा रही थी। मैं हर जिस भी शक्तिपीठ पे जाती थी, मैं महाकाल को मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, तो मैं महाकाल बहुत ज्यादा जाती हूँ, एंड आई थिंक उनका बुलावा होता है। आपको जब जाने की आवश्यकता होती है, जब आपका समय सही आ जाता है तो वो आपको खुद ही बुला लेते हैं। आई ऑल्सो फील दैट। तो वहां जाके मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मांग रही थी कि मुझे मेरे गुरु से मिलवाइए और मुझे मेरे पर्पस से मिलवाइए, मुझे मेरे पर्पस पे चलना है। और इसी के बीच में देवकी नंदन ठाकुर जी से भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया सनातनियों के अगेंस्ट क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कैसे उनको कौन से राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें राइट टू एजुकेशन नहीं मिलता है। राइट टू एजुकेशन में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे अगेंस्ट सनातनियों, हिंदू के लिए स्पेशली। फिर हमारे पास हमारे जो मठ मंदिर है वो सारा पैसा हमसे ले लिया जाता है, हमें दिया नहीं जाता, बाकी सारे लोगों को वो पैसा मिलता है, बल्कि सब्सिडीज मिलती है। हमारा पैसा उनके लिए उनके मदरसों के लिए यूज होता है, उनकी हज यात्राओं के लिए यूज होता है, और क्रिश्चियंस के लिए यूज होता है, सिख के लिए, मैं आधी सिखनी हूँ पर फिर भी बाकी सबके लिए इस्तेमाल होता है, वो सनातनियों के लिए नहीं इस्तेमाल होता। ऐसे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे वक्फ एक्ट हो गया, जैसे कि हम बात करते हैं यूनिफाइड सिविल कोर्ट की, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट में से कितनी सारी चीजें हैं जो हिंदुओं के अगेंस्ट हैं। तो वो सारी बातों के ऊपर हमें काम करने की बहुत ज्यादा वो मुझे ट्रिगर कर रहे थे। इसके साथ साथ अभी मैं जयपुर डायलॉग्स गई, तो वहां पे मैंने एक्स मुस्लिम्स को सुना, एक्स मुस्लिम साहिल को सुना। इनफैक्ट बहुत अच्छे अच्छे एक्स मुस्लिम्स हैं, अगर आप कभी लाइफ में सुनना चाहें उनको, तो स्पेशली आदम को, तो एडम सीकर, जब भी आपके पास टाइम हो तो वो जो आपको रियलिटी बताते हैं कि बाकी धर्म क्या एक्चुअली में आपके बारे में सोचते हैं। देखिए, हम वासुदेव कुटुंबकम की थॉट प्रोसेस से आते हैं, तो हमें लगता है कि भाई सब हमारे साथ हैं, सब एक है, हम आप में भी भगवान दिखते हैं। पर बाकी जो कम्युनिटीज हैं वो ऐसा नहीं सोचती हैं। उनकी किताबों में लिखा हुआ है कब किस पे कैसे वार करना है, कब कब करना है, किस तरीके से करना है। आप झूठ भी बोल सकते हो अपना सत्य छुपाने के लिए, कभी भी अगर आप पकड़े जाओ। वो सारी बातें इतनी ट्रिगरिंग थी मेरे लिए कि मुझे लगा कि अब अगर हम हिंदुओं को नहीं बचाएंगे, अगर अब हम एकता नहीं दिखाएंगे, तो मैं जितनी मर्जी लाइफ में सशक्त हूँ, मैंने पढ़ाई करी, मेरे को अच्छा परिवार मिला, मुझे अच्छा देश मिला, अच्छे संस्कार मिले, उस सब का क्या फायदा है अगर मैं वो सोसाइटी को नहीं दे पाऊं। और तभी बांग्लादेश का जो बुरा हाल हो रहा था, घरों के ऊपर HH कर हिंदू लिखा जा रहा था, माँ बेटियों को आप बाहर घसीट कर लेकर आ रहे हो, आप उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, आप घर जला रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने जय श्री राम या हरे कृष्णा हरे रामा बोला है, इस वजह से आपके साथ इतना बुरा हाल होगा। तो आई फेल्ट कि इट्स नाउ और नेवर। और जो हमारी आगे आने वाली जेनरेशन है, जो उनकी सोच को जितना ज्यादा भ्रमित करा गया है, उनको पता ही नहीं लग रहा है उनके साथ क्या हो रहा है, वो कितने ज्यादा ब्रेन वॉश्ड हैं सेक्युलरिज्म के नाम पे। वो मुझे लगा बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबको एक करना। जैसे कि आपकी जो जर्नी में देख रही हूँ कि अभी कुंभ में आपको लोगों ने बहुत पसंद किया, और एक चीज हुई कि आपने वहां पे एक लोगों को अवेयर करने के लिए एक बोला था कि एक चुटकी सिंदूर, और वो एक चुटकी सिंदूर इतना मायने रखता है। वो अभी हमारे पहलगाम वाले अटैक में बहुत ज्यादा शुरू हुआ, और कहीं ना कहीं उसका जब मैं कनेक्शन देखी, जब आप बोल रहे हो और वो चीज आ रही है, और ऑपरेशन सिंदूर, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है, देखिए, हम सिंदूर को ना इतना महत्व नहीं देते हैं। हम सिंदूर का मतलब क्या है? सिंदूर का मतलब है सनातन, सिंदूर का मतलब है विमेन एम्पावरमेंट, जो सनातन होने के कारण आपको मिलता है। आप किसी और मजहब को देख लीजिए, आप किसी भी और धर्म को देख लीजिए,
कोई भी इस तरह से अपनी शक्ति को नहीं पूछता, आपको आगे नहीं लेकर आता जितना हम लेकर आते हैं। और उस टाइम पे मैंने जो बात बोली थी वो ये बोली थी कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने बाबर की औलाद है, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर हमें लव जिहाद से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर हमें बुरखे से बचाती है, और अब तो ये भी पता लग गया है कि एक चुटकी सिंदूर हमें आतंकवाद से बचाती है। देखिए, वो धर्म पूछ कर मार रहे हैं। अगर अभी हमें अब भी नहीं दिखाई दे रहा है कि ये असलियत है तो हम भ्रमित हैं। और इस पूरी बात का कहने का मतलब ही यही था कि आपके साथ हलाला नहीं होता, ठीक है, आपकी 4 शादियां नहीं होती कि 4 औरतों के साथ एक लड़के की शादी हो रही है, कोई बेटी की शादी नहीं हो रही होती है एक 40 साल के बुढ़े के साथ, आप कोई भी ऐसी चीज नहीं हो रही होती आपके धर्म के अंदर जो आज की प्रथाओं में बिल्कुल गलत माना जा रहा है। आप चाहे बात करें जैसे कि हमारे यहाँ पे भी जो भी प्रथाएं थी ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर डाली, कास्ट सिस्टम हमारा नहीं है पर वो उस तरह से नहीं है, पर उसको डाला गया है, हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे पर्दे की प्रथा थी, हमारे यहाँ पे सती की प्रथा थी, हमारे यहाँ पे बाल विवाह की प्रथा थी, हम सारी प्रथाओं से बाहर निकले हैं। तो हलाला हो गया या फिर आप 4 औरतों से शादी कर रहे हैं, ये सारी वुमेन के अगेंस्ट प्रथाएं हैं और इसके अगेंस्ट हमें बोलना पड़ेगा, एज ए वुमेन बोलना पड़ेगा। मैं अगर 2 मिनट ये भी भूल जाऊं कि मैं एक सनातनी हूं, पर अगर हम एक औरत है तो एक औरत ही औरत का दुख समझती है। और क्या किस औरत को ये बात अच्छी लगती है कि मेरे पति के 3 और बीवियां हैं, या फिर उसको बुर्खे में रहना है, या फिर वो बोल नहीं सकती, उसके वोटिंग राइट्स आधे हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी जो बातें हैं, इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, एंड वुमेन एंड पीपल स्पेशली यूथ जो बहुत ज्यादा सशक्त है, आज के लाइफ में एजुकेटेड है, अगर आप सही मायने में एजुकेटेड हैं, एक एजुकेशन होता है जो आपको पढ़ाया जाता है और वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड और डाइग्रेस्ड है। आपको जो पढ़ा रहे हैं वो सत्य पूरी तरह से नहीं है। हम अपने सिख गुरुओं के बारे में नहीं पढ़ते, हम अपने जितने भी असली हीरोज हैं जिन्होंने हमारे को फ्रीडम दिलवाई, हम उनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, पर हम जिन लोगों ने मैसेकर करे हैं, जो हिटलर से भी ज्यादा बदतर रहे हैं, वो सारे मुगल लोगों के बारे में हम पढ़ते रहते हैं और उनके बारे में हम रटते रहते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मोदी गवर्नमेंट दैट एक्चुअली में अब उसको हटाया जा रहा है और चेंज लेकर जाया जा रहा है। तो जब उस दृष्टि से आप सेक्युलरिज्म को देखते हैं तो आप सेक्युलर होना कभी लाइफ में समझ ही नहीं पाते हैं, तो आपको कभी सत्य का आभास नहीं होता है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपकी मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड टूरिज्म की जो यात्रा रही है वो कैसी रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने 1 सेकेंड इसके अंदर कुछ ऐड जरूर करना चाहूंगी, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं, हम हिंदुओं के लिए मैं स्पेशली एक बात बोलना चाह रही हूँ कि हम क्या करते हैं, हम अपनी कभी मांगे नहीं रखते हैं और कभी भी अपना शत्रु बोध नहीं रखते हैं। हम ये नहीं देख पाते, हम देखते हैं पॉलिटिशियंस हैं, कुछ पॉलिटिशियंस बहुत ही ज्यादा, मैं कांग्रेस को खानग्रेस करती हूँ, वो उसको पता है, उन्होंने इतने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस रखे हैं जो दूसरे पक्ष के लिए बिल्कुल सही है और चाहे हमारे लिए जितने मर्जी गलत हो। और बहुत सारे हिंदू नेता हैं जो हिंदुओं का साथ ना देकर उनके अगेंस्ट बातें करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं सेक्युलरिज्म के गार्ड के अंदर। या फिर जितने भी हम बॉलीवुड हीरोज हैं, आज हमने अभी देखा पहलगांव का अटैक हुआ, पर कितने, कौन सा खान था या कौन सा ऐसा हीरो था जो सामने आया और जिसने ये बात बोली कि पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा था, या पाकिस्तान ने पहला हमला करा, या उसने हमें पीठ पीछे वार करा सीज फायर होने के बाद, वो कोई नहीं कह रहा। ज्यादा से ज्यादा प्रेशर में आके लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमें पीस चाहिए था, अच्छा हुआ सीज फायर हट गई, सीज फायर हो गई, अब हम नहीं लड़ाई कर रहे हैं। आप भारत का साथ नहीं दे रहे हो, क्योंकि हम जो बातें बोलते हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हो गए, चाहे वो बॉलीवुड के हो गए, पॉलिटिशियंस आधा टाइम एक पाकिस्तानी नैरेटिव जो वहां की मीडिया बोल रही है वो यहाँ पे बोलना शुरू कर देते हैं वोट बैंक के लिए। वो ये नहीं समझ रहे हैं, या वो अच्छे से समझ रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स बचा रहे हैं, वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि एक जो नैरेटिव इंटरनेशनली उन लोगों को देख रहा है, तो जब वो ही देख रहा है कि वो हमारे अगेंस्ट बात करे, तो हम इंटरनेशनल मीडिया से कैसे एक अपेक्षा रख सकते हैं कि वो हमारे बारे में सही बात करें। और दूसरी बात ये है कि भाई हिंदुओं को
इतनी जोर से अपनी आवाज उठानी चाहिए कि हम अपनी मांगों को इतनी लाउडली बोले। वो क्यों ऐसा करते हैं? अगर मैं किसी बॉलीवुड हीरो की बात करूं या फिर मैं किसी पॉलिटिशियन की बात करूं, वो एक सेट को खुश करने के लिए इतनी बातें बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर नहीं बोलेंगे तो वो पनिश करेंगे। हिंदू पनिश नहीं करते हैं और ये हमारी प्रॉब्लम है। हम अपनी मांगे नहीं रखते हैं और हम उसको ना अप्रिशिएट करते हैं ना पनिश करते हैं कि भाई जब आप हमारे लिए अच्छा काम नहीं करोगे तो हम वोट नहीं करेंगे, या जब आप हमारे लिए अच्छा काम करोगे हम सब मिलकर वोट करेंगे। तभी वो डाइल्यूशन होता है। किसी की हिम्मत नहीं होती है एक सेक्ट के बारे में आगे बोलने की, क्योंकि उनको पता है जैसे नहीं बोलेंगे उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी क्रैश होगी या फिर उनकी पूरी की पूरी पार्टी क्रैश होगी। तो वो बहुत आराम से उससे दूर हट पाते हैं। हिंदुओं को इतनी एकता दिखाने की जरूरत है कि हम इतनी बड़ी आवाज उठाएं कि सब पॉलिटिशियन को वही बोलना चाहिए जो हिंदुओं को लाभ पहुंचा सके। आपने जो बात बोली, मैं ये मानती हूँ कि जब हमारे इसका जीता जाता एग्जाम्पल ये रहा कि जो पाकिस्तानी एक्टर्स थे या एक्ट्रेसेस थे वो हमारे यहाँ काम करते थे। आफ्टर दैट जब हुआ तो हाँ भाई इंडिया के साथ बुरा हुआ, और जैसे ही हमने उनको बैन किया उसके बाद उनका एक अलग ही रूप आया कि इंडिया में ये गलत है वो गलत है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा दोगलापन सामने आया उनके तरफ से कि भाई हम लोगों ने अगर अपनी कंट्री के एक सेफ्टी के लिए उनको बैन किया उनके सोशल अकाउंट को, तो उन्होंने हमें एक अलग तरीके से ही अपना रूप दिखाया, चाहे कोई भी हो। देखिए उनके हीरोज पाकिस्तान के साथ रहने में वो एक सेकंड नहीं कतराते, लेकिन हमारे हीरोज हमारे साथ रहने में, क्योंकि उनको लगता है उनकी सारी जितनी भी बाहर की इन्वेस्टमेंट्स है वो सारी की सारी क्रैश हो जाएंगी, उनको बुलाया नहीं जाएगा या फॉलोअर्स अनफॉलो कर देंगे। इतना ज्यादा डर है कि आप भारतीय होना ही भूल जाते हैं। तो फिर हम क्यों आपको हीरो बना के रह रहे हैं? तो आप अनफॉलो करिए उन लोगों को। यू हैव टू पनिश दोज पीपल who are not standing by your side in these times। अगर अभी भी एक नेता अपनी वोट की राजनीति कर रहा है, भारतीय नहीं हो रहा है, आप उसको वोट देना बंद करें। अगर कोई भी हीरो है, आप वो आज भी आपके साथ नहीं खड़ा होना है, आप उसकी फिल्में देखना बंद करिए। आप क्यों अपने इतने हार्ड एंड मनी को पे करना चाहते हैं वो देखने के लिए? जो आपके लिए फिल्म बना रहा है जवान, वो आपके लिए फिल्म बना रहा है देशभक्ति की, बजरंगी भाईजान, पर जब आपके लिए खड़ा होना है और पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बोल पाते हैं वो। It's very sad। ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं जब एक कंट्री की बात आती है तो यूनिटी से ही, और हमारा देश एक ऐसा कहते हैं ना कि जो आप कह रहे हो कि बहुत प्यार से हमारा देश बढ़ता है, सबको लेके चलता है। कहते हैं ना कि भारत में सब समा जाते हैं। भारत एक ऐसा कंट्री है जिसमें हम सब समा जाएंगे। भारत सबको हमेशा अतिथि देवो भव के रूप में देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के ही पीठ पे हमेशा खंजर भी भोंका जाता है। ये बात सही है। अब इशिका जी, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत इंस्पायर्ड है, लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल रही है, लोग आपको देखते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आपकी जो जर्नी है मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड टूरिज्म की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए वो भी बहुत ही सुंदर समय था। अगेन लाइक आई सेड, डेस्टिनी थी। मैं वहां पे चली गई। उस टाइम पे मेरा क्या कहते हैं फ्रैक्चर भी हो गया, एंड तब सुषमा स्वराज जी भी मेरे रेस्क्यू के लिए आई। तो मेरे को ऑलरेडी पता लग चुका था दैट आई वाज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम मिस वर्ल्ड टूरिज्म, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे वहां पे देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे बड़े लोगों ने बोला मत जाओ बिकॉज वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी तो क्या फायदा होगा। मुझे लगता है कि आजकल जो एग्जाम्स आ रहे हैं एंड लोग अपने फेलियर से घबरा रहे हैं, तो आपको देखिए जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक जो मेरी वहां की जर्नी रही है वो कभी लाइफ में मैं उसको दोहरा नहीं सकती। कितना कुछ मेरे को सीखने को मिला था। तो जब मेरा हाथ टूटा हुआ था, आई वाज फिजिकली अनफिट, तो मेरे पास एक लेटर आया था कि मिस इंडिया इज डिस्क्वालिफाइड। तो शायद अगर वो मेरा नाम लिखते ना कि इशिका तनेजा इज डिस्क्वालिफाइड, तो तब शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता। और मैं बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक हूँ। तो जब मुझे ये पता लगा तो मेरे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा कि मेरी वजह से मेरे देश का नाम खराब हो रहा है, मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट नो ये बात कैसे चली, और सुषमा स्वराज जी ने फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। वो मुझे नहीं जानती थी, किसी भी तरह से नहीं जानती थी। तो मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि नहीं, कि जो भी है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, बट शी विल कम एंड पार्टिसिपेट। एंड देन व्हेन यू हैव दैट पैशन, जब आप एक
चीज किसी बिना इच्छा के करते, जैसे हमारे में सिखाया जाता है कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। तो जब आप करते हैं ना तो भगवान आपको अपने आप ही देता है, और वो चीजें देता है जो आपने कभी जिसकी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो आई वन बिजनेस वुमन ऑफ द वर्ल्ड, फिर उससे पहले मुझे मिस कंजीनियलिटी मिला था, ब्यूटी विद ब्रेन्स मिल गया, इतने सारे टाइटल्स मिल गए, सब कुछ मिल गया। एंड मोर इम्पोर्टेंटली मुझे उन लड़कियों का साथ मिला। एंड अब मतलब मैं किसी भी देश में जाती हूँ, बिकॉज इट इज मिस वर्ल्ड टूरिज्म। उसके बाद हमने बहुत काम करा, कीनिया में जाके काम करा, श्रीलंका में जाके काम करा, यूरोप में जाके काम करा। तो जिस भी देश में आप जाते हो वो इतनी सुंदर तरीके से आपको वेलकम करते हैं, वो सारी लड़कियां आपको दोबारा मिलती हैं, उन सब की जर्नीज में कितना कुछ हो रहा है, सब इतनी सुंदर सुंदर कैपेबिलिटीज और टैलेंट के साथ आती हैं, वो सब इतना ज्यादा डेवलप कर रही हैं, उनसे आप इतना इंस्पायर होते हो। तो आई थिंक वो अगर मैं डर जाती अपनी फेलियर से तो वो शायद कभी लाइफ में मुझे एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं मिलता। तो इसलिए आपके कुछ भी मार्क्स आए हो, अभी हम देख रहे हैं सीबीएसई के रिजल्ट्स निकल रहे हैं, लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, आप अपने मार्क्स से मत घबराइए, आप अपनी कैपेबिलिटीज देखिए, आप अपना एप्टीट्यूड देखिए, और जो हो गया आप उससे लर्न करिए, आगे बढ़िए। अभी आपने अपनी जर्नी में एक नाम लिया, सुषमा स्वराज जी, वो एक ऐसी पर्सनालिटी है, मतलब देखिए जब हम काम करते हैं अपने फील्ड में, चाहे वो कोई नेता हो, अभिनेता हो, तो उस फील्ड में सबको सब प्यार करते हैं, लेकिन किसी की ऐसी पर्सनालिटी होती है जिससे जनता एकदम दिल से कनेक्ट करती है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें सुषमा स्वराज जी ने हेल्प किया था एज अ विदेश मंत्री उस लड़की को घर लाने में। ऐसे सुषमा स्वराज जी का एक और था कि वो अपने जब पद पे थी तो उन्होंने उसकी भूमिका बड़े अच्छे से निभाई है। सुषमा स्वराज के लिए दिल में, सबके दिल में एक बहुत प्यार है, लेकिन आपके साथ उनका जो एक वो था कि आपको एक हेल्प मिली, जैसे कि बहुत लड़कियों को नहीं पता होगा, आज दर्शक डायरेक्ट आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनको ये बात पता चलनी चाहिए कि भाई हम जब अपने, जैसे आपने कहा कि इंडिया से मुझे बहुत प्यार है, इशिका तने जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख अपना, दर्द अपना, शारीरिक जो भी दर्द था वो आप झेल जाती, लेकिन इंडिया का नाम आ रहा था, और उसमें हम जब देश का आता है तो मुझे लगता है हम कुछ भी कर लें, क्योंकि देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है जी। तो आपने इस चीज को फील किया, और लाइक लिटरली आई एम फीलिंग गूज़बम्स कि भाई अपने देश, वाकई में देश के लिए करना भी चाहिए। तो आपने जो फीलिंग रखी, उसके बाद जब सुषमा स्वराज जी से आपका कनेक्शन हुआ, उनसे आपका जो बातचीत था, या फिर जिस तरीके से उनके तरफ से आपको कुछ हेल्प मिली, वो क्या, कैसी थी वो, क्या था आपके साथ? उन्होंने खुद ही, उनको पता लगा, मुझे नहीं पता, मैं जैसे आपको बोला ना, मैं उनको नहीं जानती थी, मैं लिटरली उनको नहीं जानती थी। तो उनका ट्वीट आया और उसके बाद फिर उनको पता लगा, उनको लेटर मिला, फिर उन्होंने फिर से रीट्वीट करा, फिर उन्होंने एक लेटर लिखा मलेशियन गवर्नमेंट को, क्योंकि उस टाइम पे मिस वर्ल्ड टूरिज्म मलेशिया में हो रहा था, तो वहां पे लिखा। तो उन्होंने बोला अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो आपको अखबार में छापना पड़ेगा। तो देन शी, जैसे हम जब कभी नाम चेंज करते हैं या कुछ बड़ा करते हैं तो एक बार पब्लिक डिक्लेरेशन होता है, क्योंकि क्या है ना कि जब आपको कोई भी इंजरी हुई है और लोगों को लगता है कि मिस वर्ल्ड टूरिज्म है तो सिर्फ शक्ल सूरत देख के होगा, हमें शायद नहीं पता होता है कि उसकी डेप्थ कितनी ज्यादा है, वहां पे क्या क्या चीजें आपकी देखी जाती है, आपका टैलेंट देखा जाता है, आप कितना बाकी लोगों से बना रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी, आप किस तरह से बात करते हैं, कितना दुनिया के लिए सोचते हैं, कितनी कैपेबिलिटीज रखते हैं, कितना उनको आगे बढ़ा सकते हैं, इतनी सारी चीजें देखी जाती हैं। प्लस फिजिकली आपकी बहुत सारे, इट्स सो विगरस, हमें 4 बजे उठना पड़ता था। उससे पहले मतलब अगर 4 बजे मुझे पब्लिक डीलिंग में आना तो मुझे 3 बजे उठना पड़ेगा पहले उस 4 बजे के लिए रेडी होने के लिए, क्योंकि सब रेडी हैं जी, ठीक है। आपका कंपटीशन आपसे पहले तैयार होके बैठा है तो आपको उससे मैच करना पड़ेगा। रात को हम लेट हो जाते थे, कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, आपको इतना डाइट चेक करना है, हर चीज आपकी चेक होती है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, आपको कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, नहीं करना है, कहाँ पे क्या बोलना है, इतनी लिमिटेशंस है बहुत सारी जगहों पे। There is so much to learn and there is so much to experience. तो उस सबके बीच में आपको जो सीखने को मिलता है, I think that is invaluable. And जो मैम का फिर आया, उन्होंने फिर एक तो इश्तेहार में छपवाया, so she had put an advertisement मतलब उन्होंने डाला कि भाई she is taking responsibility, तो फिर वो मुझे उन्होंने अलाउ करा। तो जब अलाउ करा तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आई एम डिस्क्वालिफाइड, आई विल नॉट विन द टाइटल। और तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, डजंट मैटर। मुझे इतने लोगों ने मना करा था, इनफैक्ट जब मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही थी मुझे इतने लोगों ने मना करा था कि कभी नहीं बना पाओगी, पॉसिबल ही नहीं है। 24 का एक मार्क था जो मुझे पूरा करना था, एंड सबने बोला 24 मेकअप, वो भी बिल्कुल डिफरेंट, इतने सारे कलर्स के साथ,
आपको कंप्लीट करना 1 घंटे में इम्पॉसिबल टास्क है। और जब मैं प्रैक्टिस करती थी मेरे 72 हो जाते थे। तो उस दिन बहुत कुछ और हो रहा था, उस दिन बारिश भी हुई, उस दिन एक बहुत बड़ा कांड भी हुआ था, अगेन एक टेररिस्ट का अटैक भी हुआ था। तो बहुत सारी चीजें आपको उस दिन इफेक्ट करती हैं। तो मेरे 60 मिनट्स में 60 मेकअप हुए थे। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप अपने फेलियर से घबराइए मत। आप यू हैव टू टेक इन कि आप इससे व्हाट विल यू टेक अवे फ्रॉम इट, हाउ विल यू मेक इट बेटर। देखिए, फेलियर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको आप जानते हो कि जिसकी लाइफ में फेलियर नहीं हुआ है। स्पेशली जो लोग जितने ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो उतने ज्यादा फेल हुए हैं। तो फेलियर को एम्ब्रेस करिए, सीखिए उससे एंड डोंट गेट टू अटैच टू इट। और वो काम करिए जहां पे आपको दिन क्या है रात क्या है आपको पता ना लगे। अपने पैशन को फॉलो करिए बेसिकली। हाँ, आपका पैशन सबसे बेस्ट लिटमस पेपर टेस्ट। लोगों को लगता है कि भाई मैं कैसे जानूं, मेरे को तो ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है। जो चीज आपको ऐसे सशक्त करे कि आपको यही ना पता लगे कि मेरा दिन क्या गया रात क्या गया, आपको टाइम नहीं देखना पड़े। जब मैं गिनेस के लिए प्रैक्टिस करती थी तो मैं 60 तो बहुत ही कम है, मतलब पूरी पूरी दीवारें भरी हुई होती थी फेसेस से। और मैं क्योंकि इतनी लड़कियों पे प्रैक्टिस करना पॉसिबल ही नहीं है, मैंने 6 महीने अपने आप को लॉक करा हुआ था। जो लॉकडाउन आप लोगों ने अब देखा वो मैं पता नहीं कब कर चुकी थी। बाहर क्या हो रहा है कुछ नहीं जाना, कुछ अपने आप को मेंटेन नहीं करना ताकि जाने का मन ही ना हो। तो पूरी पूरी दीवारों पे मैं फेसेस लगा लगा कर उसके ऊपर प्रैक्टिस करती थी। दिन क्या हो रहा है, रात क्या हो रहा है, सीजन क्या निकल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, आई हैड नो आइडिया। जब आपकी लाइफ में वो समय आ जाए कि ये चीज करने में मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिल रही है कि मैं करती ही रहूंगी, तो वो आपका लाइफ का पर्पस है। पर पर्पस ऐसे होना चाहिए जो आपकी सोसाइटी को भी बेटर करे। आप उस सोसाइटी को देख के जाएं। चाहे उस वक्त मैं नाम ही देना चाहती थी, चाहे तब मैं निर्भया के लिए, एसिड अटैक विक्टिम्स, रेप विक्टिम्स के लिए 24 लड़कियों को हमने रिवाइव कराया, उनको अपने सलॉन्स दिलवाए ताकि वो बाकी रेप विक्टिम्स को और हेल्प कर पाए। तो चाहे जो मर्जी हो, आप जो भी काम करें आप ये सोचिए कि मैं सोसाइटी को कैसे वापस कर सकती हूँ और मुझे दिन रात का पता न लगे, तो वो ही आपके लिए सही काम है। करेक्ट। और कहते हैं ना कि इसे रसरी आवत जासे सिर पर पलट निशान, वो वैसी ही बात है कि अगर आप जितना मेहनत कर रहे हो, आप अपने आप को अपने पैशन के लिए जितना एकदम झोंक रहे हो खुद को, सोना तप रहा है तभी सोना बनता है। बिल्कुल सही बात है। और अपने आप को, इंसान को साथ ही साथ मेहनत भी करना चाहिए। इशिता जी, जो आपकी जर्नी रही है वो ऐसी रही है कि पहले मिस वर्ल्ड, फिर टूरिज्म, फिर उसके बाद गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब आपने हर एक सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप, एक बेबी स्टेप लेते लेते आप आगे बढ़े। कहीं ना कहीं एक जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां भी आई, लेकिन साथ ही आपने बॉलीवुड में भी काम किया। तो बॉलीवुड में जब आपने काम किया तो वहां का क्या एक्सपीरियंस था, और अब उसको और अब इस चीज को आपके, क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसे सुना है जब आप जनता को वो बोलते हो, समझाते हो, तो बताते हो कि भाई हमारी लड़कियां इसलिए नहीं बनी है कि वो डांस करें और मनोरंजन करें, हम सनातनी हैं। तो उसको इस जर्नी को कितना अलग देखते हो आप, क्योंकि आपने बॉलीवुड में पूरा वर्क किया है और आप दर्शकों के दिलों पे छाई हुई थी, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे थे। आप एकदम कहते हैं ना कि कब्जा करके दिलों पे चल रही हैं और एकदम से ड्रास्टिक चेंज। तो देखिए, समझ आ जाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। जैसे मुझे कुछ लोग कहते हैं, मैं ये बात बोलती हूँ कि भाई आप छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए नहीं बनी, फिर बोलते हैं तुमने तो खुद इतने छोटे कपड़े पहने हैं। लोग मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जाकर देखते हैं कि अरे मैंने वो फोटोज अभी भी डाल रखी हैं, क्योंकि मेरे को कोई आई ओन इट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरी लाइफ की जर्नी नहीं रही है, पर मुझे जब उसको देखकर खुद महसूस होने लगा कि मैं किस तरह का अपना कल्चर डेवलप कर रही हूँ, मैं किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं वो लोग मेरा क्या देखने के लिए आ रहे हैं, वो मुझसे क्या अपेक्षा रख रहे हैं। एंड व्हेन आई रियलाइज्ड, इज इट रियली मी? क्या यही हूं मैं? क्या मेरी कैपेबिलिटीज यही है कि मैं किसी को कुछ समय के लिए अट्रैक्ट कर सकती हूँ, एक गाने के थ्रू, एक डांस स्टेप के थ्रू और एक तरीके से। देखिए, अगर आपको पसंद है तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या आप वो टैलेंट दिखा रहे हो या आप अपनी बॉडी दिखा रहे हो, और क्या आवश्यकता है कि आप अपनी बॉडी दिखा रहे हो? तो ये रियलाइज होना
और आसपास जब आप वो चीजें, क्योंकि उसके बाद वही रोल्स मिलना शुरू हो गए, और ऊपर से तब तक ओटीटी एक्चुअली आ चुका था। जैसे ही ओटीटी आया, वो इतने अलग तरीके का कंटेंट बनाकर पेश करना शुरू हो गया था। एक इतने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू हो चुके थे कि आपके कुछ है भी नहीं, आपके कंटेंट में कुछ है भी नहीं, तब भी आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन कराया जाएगा, तब भी बेफिजूल का आपके उसके अंदर वो सीन्स डाल दिए जाएंगे। एंड आई वाज लाइक, दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, आई एम नॉट दिस, and to know that you are bigger than this is very important। and I think ये हमारी महिलाएं, हमारी देवियां जो है, जो हमारी शक्तियां हैं, वो भूल जाती हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो इतना स्ट्रांग है। हम देवी को इसलिए इतना पूछते हैं क्योंकि जो शक्ति हम में है वो शायद दूसरे मेल्स में नहीं है, और उस शक्ति का अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, इतना सुंदर गोल्डन पीरियड चल रहा है हमारे लिए, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे लिए हेल्प अवेलेबल है, हम अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। मैं उसके अंदर ये बोलती हूँ कि आप सरस्वती बनिए, आप दुर्गा बनिए, आप लक्ष्मी बनिए, आप काली बनिए, पर आप लव जिहाद की बलि मत बनिए। उसमें क्या है पूरी की पूरी बात की आप अभी एक एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आपका मन करता है तो आप नेवल फोर्सेस में जा सकते हैं, आप एयर फोर्स में जा सकते हैं। हमने देखा इतना सुंदर काम करा है, लेकिन हम फालतू के लव अफेयर्स में पड़ जाते हैं। कोई भी आता है आपको धोखा देके ले जाता है, आपको पता ही नहीं लगता, आप अपनी फैमिली से नहीं मिलवाना चाहती हैं, आप सोचते हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। वो इतनी सारी बातें हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि एंटरटेनमेंट आपको भ्रमित कर रहा है, और वो बहुत ही बुरा लगता है कि जब सनातनी लड़कियों को यूज कर कर एंटरटेनमेंट आपको भ्रमित करता है। हमारे कल्चर में ये पार्ट नहीं था, ये हमारा कल्चर है नहीं, और इससे आप सशक्त हो नहीं रही हैं। आपके लाइक्स और फॉलोअर्स में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ठीक है बहुत ज्यादा प्रशंसा मिल रही है, आपके पास आते हैं लोग, फोटो खिंचाने जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगी बल्कि कम ही हो गया एज कंपेयर टू जो पहले था। पर यहाँ पे जो सुख है, जो शांति है, जो सेल्फ एस्टीम का बूस्ट है, जो आपको लगता है कि अब मैं सही जगह आ गई हूँ। अब जब आपसे कोई मिलना चाहता होता है वो आपके लिए मिलना चाहता होता है, अब आपसे कोई काम कराना चाहता है तो वो सोसाइटी के लिए काम कराना चाहता होता है। तो उसमें इतना बड़ा जमीन आसमान का फर्क है कि आपका खुद जैसे ही आपको वो ज्ञान हो जाता है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में जो चीजें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश की तरीके से यूज हो रही हैं? देखिए, एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा ब्रेन वॉशिंग की तरह से यूज हो रहा है। मेरे को बॉलीवुड से कोई खफा नहीं है, मुझे कोई गिला नहीं है, पर मुझे लगता जरूर है कि हमें रिस्पॉन्सिबल सिनेमा बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाने की जरूरत है जो सनातन को सही तरीके से दर्शाएं, जो हमारा कल्चर नहीं है उसको कर्ब करें, उसको बंद करें। और बाकी मुझे नहीं लगा बॉलीवुड के बारे में लोग बहुत ज्यादा गलत बोलते हैं। देखिए, मुझे लगता है लाइफ में आपकी चॉइसेस होती हैं, आपको कुछ गलत करना है तो आपको कोई कहीं नहीं रोक सकता, और अगर आपको कुछ गलत नहीं करना और आप में टैलेंट है तो आपको कोई कहीं नहीं रोक सकता। इंडिया कल्चरली बहुत रिच रहा है, हमें कल्चर के नाम पे ही जाना जाता है। हमारी संस्कृति, हमारे जो एक आदर भाव का है, जिस तरीके से हम कल्चर को अपने दिखाते हैं, तो हमारा इंडिया इसलिए तो कहा ही जाता है कि अगर कल्चर में किसी का नाम है तो सबसे ऊपर भारत आता है। ये बात बिल्कुल सही है, और कहीं ना कहीं मैंने नाम पाया, मैंने सब कुछ पाया, और फिर मैंने एक तरीके से शांति के लिए मैं मूव कर गई सनातन धर्म की तरफ या फिर किसी भी धर्म की तरफ, और हम शांति से जी रहे हैं। लेकिन आपने वो तो चूज किया, साथ ही आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी चूज की कि भाई अब मुझे अपना तो हो गया, मुझे जो भी सुख शांति चाहिए मैं जी रही हूँ, लेकिन साइड बाय साइड आपने लोगों के हेल्प के लिए आप सामने आई। जैसे कि आप पीड़ित बालिकाओं के बलात्कार जिनके होते हैं, पीड़ित बालिकाओं के लिए सामने आना, एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए सामने आना, साथ ही आपने मतलब जो भी लोगों को जरूरत होती है आप उन लोगों के लिए एकदम सामने आते हो, खुल के बोलते हो, बहुत अच्छे वोकल हो। तो मैं आपको बस ये बोलूंगी, आप इतने वोकल हो, आप दूसरों के हेल्प कर रहे हो। तो जैसे कि सलमान खान है, उनके ऊपर काफी केस भी चले, लेकिन एट द एंड लोग उन्हें इसलिए पसंद करते हैं कि बिंग और भाईजान वो बहुत लोग की मदद कर रहे हैं, सामने आए हैं। तो पास्ट में क्या होता है, लोग उतना केयर नहीं करते, लेकिन प्रेजेंट में कहते हैं ना कि इंसान वही अच्छा है जो प्रेजेंट में बदल रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, ह्यूमैनिटी जिंदा है जहां पे। तो आपने एज ए ह्यूमन हर चीज हटा देते हो। मैं आपने बहुत सारे खिताब पाए हैं जिसको गिनाना भी मुश्किल हो जा रहा है, कई बार हम उसको गिन रहे हैं। तो
आप इतने सारे खिताब हासिल करने के बाद अब लोगों के लिए मदद के लिए एकदम खुल के सामने आई, अपना जीवन ही यूं कह दें कि दान कर दिया। क्योंकि जैसे आज ही हम लोग इनका जब टाइम ले रहे थे तो मैम के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें थी, लोगों के लिए यहाँ पे हेल्प करने जाना, वहां हेल्प करने जाना। तो इस चीज को आप कैसे देख रहे हो कि आपने अपने आपको मेंटली इतना स्ट्रांग कैसे किया हुआ है कि अपनी सारी सुख शांति यश वैभव जो आपको मिले हुए थे सबको त्याग के आपका परम सुख ये है दूसरों की मदद करना? मुझे लगता है कि ये एक्चुअली में परम सुख यही है कि दूसरों की मदद करना। जब आप अपने लिए करते हैं ना तो वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होता है। आपको हमें लगता है हमें ये वाला गोल अचीव करना है, फिर आप ये अचीव कर ले, फिर लगता है आपको ये वाला अचीव कर लूंगी ना तब ज्यादा सुख मिलेगा, फिर आपको लगता है ये कर लो ये तो मिल ही जाएगा ना। एंड गॉड वाज सो काइंड टू मी, वाज एक्सट्रीमली काइंड टू मी कि मुझे बहुत कुछ बहुत ज्यादा जल्दी मिलता जा रहा था। अच्छी खासी फैमिली में पैदा हुई थी। मैं बोलती हूँ भारत वैसे ही इतना अच्छा देश है जहाँ पे महिलाएं बहुत ज्यादा खुशी से आगे आ पाती हैं, सुंदर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है हमारे पास और महिलाओं के लिए बहुत कुछ होता भी रहता है। तो एक तो होता है कि अपने लिए आप करते रहो, पर फिर आपको रियलाइज होता है कि ये सब तो मेरे लिए, मैं लोगों के लिए क्या कर रही हूँ। और हम ना सनातन को ये समझते हैं कि भाई हमें सिर्फ पूजा करनी है, पाठ करना है, जप करना है। आप भूल जाते हैं कि जो हम शक्ति है, जो देवी माँ की हम पूजा करते हैं, तो वह शक्ति किस लिए शक्ति है या भैरव किस लिए भैरव है? भैरव इसलिए है ताकि जब भी कोई परेशानी आए तो वो सामने आए और अपना कर्म निभाए। हमें अपना कर्म खुद ही करना पड़ेगा। आप जब देवी माँ की पूजा करती हैं, उनके हाथ में है शस्त्र, वो यही शस्त्र है कि भाई आपके अंदर, आपको शास्त्रों की भी पूजा करनी है, आपको वो भी पढ़ना है, पर आपको शस्त्र भी इस्तेमाल करने हैं जब आवश्यक हो और अब आवश्यक है। क्योंकि अगर हम अभी नहीं बोलेंगे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। और अर्जुन को भी कृष्ण थे, एंड मैं बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हूँ, मतलब मेरा अलग भक्त भी नहीं कहूंगी, मैं उनसे प्यार करती हूँ क्योंकि मैं पैदा ही जन्माष्टमी पे हुई थी, तो एक बहुत ही सुंदर कनेक्शन है मेरा उनके साथ। एंड आई फील अगेन गॉड इज टू काइंड कि मुझे वो दिन उन्होंने चूज करा धरती पे लाने के लिए। पर कृष्ण भी आते हैं, सारा ज्ञान समझाते हैं, उनको विराट रूप दिखाते हैं, पर शस्त्र तो अर्जुन को ही उठाना पड़ा, वो कर्म तो अर्जुन को ही करना पड़ेगा। आप धर्म के साइड हैं, आपके साथ पूरा, आपके जो पांचों के पांचों पांडव थे वो सारे सही थे, बाकी ठीक है धन के खिलाफ है, धर्म की साइड पे खड़े हुए हैं, लेकिन वो कार्य आपको खुद करना है। आपके लिए कृष्ण नहीं आएंगे वो काम करने, आपको वो शस्त्र खुद उठाने पड़ेंगे। तो जब हम वो समझ लेते हैं कि कार्य हमने करना है, फिर फल की इच्छा नहीं करनी। क्यों नहीं करनी फल की इच्छा? क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैं धर्म का कार्य करूंगी फल हमेशा ही अच्छा होगा, और चाहे वो मेरे लिए अच्छा नहीं हो, पर अगर आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा है तो भी वो बहुत अच्छा है। तो मैं अपने आप को मैं ये मानूंगी कि मेरी जो लाइफ है वो एक्चुअली में फलित हुई, वो एक्चुअल मेरे प्राइजेस हैं कि अगर मैं एक भी इंसान को सही जगह पे लेकर आ पाई, वो मेरे अवार्ड से लाखों करोड़ों गुना बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। और असली धर्म भी देखा जाए तो यही है, ह्यूमैनिटी। आप किसको हेल्प कर रहे हो, इस धरती पे आए हो तो ह्यूमैनिटी इतनी जरूरी है, और जिसको कि आपने बहुत अच्छे से आप उस चीज को समझ गए हो और आप उसकी तरफ एकदम टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हो। तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अध्यात्म की जो यात्रा है, और दूसरी तरफ आप ये भी कहती हैं कि मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो इसका क्या है? साध्वी नहीं हूं, मैं साधना कर रही हूँ। देखिए साधना हम सब कर सकते हैं, लेकिन जब आप साध्वी किसी को बोलते हैं तो साध्वी होने के लिए ये एक पद मिलता है आपको। आप अपना पिंड दान करते हैं, आप अपनी फैमिली का दान करते हैं, आप भस्म लेप करते हैं, आप एक संकल्प लेते हैं, आपकी साधना पूरी होती है, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। जब आप साध्वी का आपको एक पद मिल जाता है, आप अपना पूरा मुंडन कराते हैं, वो सब मैंने नहीं करा है। मैं सिर्फ इस यात्रा पे हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं शास्त्रों के बारे में सीख रही हूँ, ये मेरी जर्नी है। और बल्कि सबसे सुंदर बात जो मुझे लगती है वो ये है कि मेरी फैमिली में हम सब बहुत ही सेक्युलर थे, बहुत ही लिबरल हैं। हमारी पूरी फैमिली आप देखोगे बहुत ही ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन है। मेरे यहाँ पे क्रिश्चियन है, हमारे यहाँ पे रशियंस है, जर्मन्स है,
आप जूस हैं, आप देखेंगे पूरा मिक्स है, पहाड़ी भी है और यहाँ पे हमारे यहाँ पे ब्राह्मण्स भी है, मेरी पूरी फैमिली में सब मिक्स्ड है। और मैं भी धीरे धीरे कर करके बहुत ज्यादा रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ी। वो क्यों जुड़ी? मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी और मुझे लगता है कि मैं पहले बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशंस भी करती थी और मुझे दिखता था कि मैनिफेस्टेशंस बहुत ज्यादा जल्दी आपकी पूरी हो जाती हैं जब आप एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी में रेडिएट कर रहे होते हो। और मैं उस टाइम पे क्वांटम जंपिंग करती थी, मैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस करती थी और मैं मतलब आई यूज्ड टू लव एंड आई स्टिल लव डूइंग माय मेडिटेशंस फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर। जब सोलर एक्लिप्स होगा, लूनर एक्लिप्स होगा, 8-8, 9-9 घंटे वो पूरा टाइम आपको उस साधना में बैठना, वो इतना ज्यादा अच्छा लगता है आपको और आप उस टाइम पे इतनी मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। पर जो मैंने सीखा कि मैनिफेस्टेशन से ज्यादा सुंदर है सरेंडर, क्योंकि जब आप सरेंडर कर देते हैं तो यूनिवर्स आपको इतना कुछ देता है जो आपकी इमेजिनेशन से परे है, प्रोवाइडेड आप धर्म का काम कर रहे हो। तो वो देखते हैं, उनको पता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, तभी आप उस फ्रीक्वेंसी पे। जैसे मुझे कई लोग पूछते हैं कि भाई आप धर्म का काम कर रहे नहीं कर रहे, यूनिवर्स नहीं गेज कर सकता। वो गेज कर सकता है जब आप एक अच्छा काम कर रहे होते, एक अच्छी भावना के साथ काम कर रहे होते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी अलग तरीके से रेडिएट कर रही होती है। जब आप प्यार फील कर रहे होते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे होते हैं, जब आप किसी के लिए सिंपथाइज कर रहे होते हैं, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा अलग होती है। और जब आप किसी चीज को एक लालच की नजर से देख रहे होते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा अलग होती है, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस उसी तरीके से वही सिखाने के लिए डेवलप होती हैं। तो आई थिंक वंस आई स्टार्टेड डूइंग दैट, दैट सरेंडर गॉट मी टू समथिंग कि मैं अब पूरा मैं धर्म का ही रास्ता अपनाऊं। आई फील एट होम नाउ, आई फील कि मैं उस जगह पे आ चुकी हूँ जहां मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। मैं लोगों के लिए काम करने में बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो वो एक बहुत सुंदर जर्नी रही है और मुझे लगता है कि ये अभी करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये लगता है कि मैं ये बाद में जाके करूंगी जब मेरा समय। पर अगर आपके पास अभी इतनी एनर्जी है, आपके पास अभी इतना टैलेंट है, अभी आपके पास एजुकेशन है, अभी आप पैसे कमा सकती हैं, तो आप जो भी काम कर रही हैं आप उसके अंदर धर्म का काम साथ में जरूर करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप भी साध्वी बन जाइए या आप भी आकर जैसे हम नारे लगाते हैं जब अटैक्स होते हैं आप वो करिए, मैं वो नहीं कह रही हूँ। पर आप जो भी हैं, जिस भी क्षेत्र में काम कर रही हैं, उसके अंदर आप अब एक पावरफुल पोजीशन पे आइए। अगर आप अपने कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप सीईओ बनिए, आप उसके अंदर मेन हेड्स बनिए। आप कोई भी काम कर रही हैं, अगर आप डिजाइनर भी बन रही है, पर उसके साथ कुछ ऐसा करिए कि आप सोसाइटी को कुछ दे पाए। आपने जो बोला ना कि नियत ही तय करती है, तो आपकी नियत साफ होनी चाहिए, ये तो मैं भी बिलीव करती हूँ। और दूसरा आपने एक जो चीज बोला ना कि हम मैनिफेस्ट करते हैं, हम चाहते हैं भगवान ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, लेकिन जब हम भगवान के ऊपर छोड़ते हैं तब एक अलग ही चीज मिलती है। कहते हैं ना कि अगर मान लो भगवान हमें देने वाले हो पूरा एक समुंदर और हम बूंद मांग रहे हैं, तो वो बात बिल्कुल सही है कि हमें और मानना भी क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप जिस चीज को एकदम इतने यंग एज में समझ गए हो कि भाई असली धर्म वही है कि दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना, वो आपने बहुत अच्छे समझा है। और शायद इसीलिए आपके ऊपर भी इतनी अच्छी मुस्कुराहट सजी हुई है, जो कि मैं फील कर पा रही हूँ और देख भी पा रही हूँ। तो अभी व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या लगता है, क्या आपके लिए क्या मतलब जब आपने अपनी जर्नी शुरू करी और अब की जो जर्नी है, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आपको कैसे लगता है कि ये मतलब एक होता है ना कि हर किसी को कहीं ना कहीं से कुछ प्रेरणा मिली है जीवन में, तो वो जो बेसिक आपने स्टार्ट किया प्रेरणा, वो कहाँ से मिली आपको? सबसे ज्यादा मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है क्योंकि इट्स जस्ट दैट शी डज सो मच। वो अपने रिश्तों को भी बहुत ही सुंदर तरीके से निभाती हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा है। वो खुद राष्ट्रपति ऑनर से सम्मानित हैं और अपने बिजनेस इतने सुंदर तरीके से ग्रो कर रही हैं, पूरे भारत में उन्होंने फैलाया हुआ है। तो एंड नॉट जस्ट दैट, लाइक शी नोज हाउ टू बैलेंस। जो वर्क लाइफ बैलेंस का हम बात करते हैं, तो वो तो मैंने लाइफ में उनके साथ हमेशा से देखा है और सीखा है। लेकिन मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं, जो अभी की जो जर्नी रही है वो इसलिए रहती है क्योंकि मैं यूनिवर्स की सुनती हूँ। एंड आई थिंक वो हम सबके पास वो शक्ति है, पर हम उस शक्ति को ना यूज नहीं करते हैं। हम इतने इंट्यूटिव हैं,
पर हम इतने ज्यादा अपने आप को ब्लॉक करके रखते हैं कि हमें वो सुनना ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आप एक बार सरेंडर करके देखिए। तो सरेंडर आप करते कैसे हैं कि जैसे आपको लग रहा है आप किसी भी बात में डाउटफुल हैं, मेरे तो सबसे आसान तरीका यही है कि मैं वो क्वेश्चन यूनिवर्स को फ्रेम कर देती हूँ, क्या मेरे को ये करना है, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए, आप मुझे कल तक परसों तक बता दीजिए। लिटरली लाइक आई टॉक टू द यूनिवर्स ऑल द टाइम। और आपको खुद ही देखेंगे कि या तो वो चीज एकदम से रुक जाएगी, आप देखेंगे वो सारी चीजें एकदम से एक रुकावट आ गई है, वो बंद हो गया है, आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना था वो कैंसिल हो गया, इतनी ज्यादा बारिश होगी कि आप जा ही नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अगर वो आपके लिए सही है तो वो ना होते हुए भी एक ऐसा कोई ना कोई आपको इंसान मिल जाएगा जो आपको बड़े अच्छे से जानता होगा, वो उसके फैमिली मेंबर होगा, वो आपको मिलवा देगा। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सरेंडर एंड बी टू आस्क एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। जब आप यूनिवर्स से गाइडेंस लेते हैं तो आपका जो ग्रोथ है, जो आपके गोल्स हैं, वो इतनी ज्यादा जल्दी जल्दी आपके अचीव होते जाते हैं जो आपने कभी लाइफ में नहीं सोचा होगा। तो इशिका जी, अब भविष्य की क्या योजनाएं हैं? अभी तो मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली जो अभी हम काम कर रहे हैं सारे हिंदुओं को एक करने का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हम काफी सारे यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में जाकर यूथ को जगा रहे हैं, उनको एकता के लिए एकत्रित कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मेरा जो इशिका श्री लक्ष्मी फाउंडेशन है उसका बेस सेट कर रहे हैं। वहां पे हम जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो आई डोंट नो कब तक पूरा होगा, सबका साथ मिलेगा तो क्या पता जल्दी पूरा हो जाए, जिसके अंदर जितनी भी बच्चियां हैं जिनको छोड़ देते हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको जो वैदिक कल्चर जो मुझे कभी लाइफ में नहीं मिल पाया, मैं खुद कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, तो वो वैदिक कल्चर हम उनके लिए वो गुरुकुल बना रहे हैं। साथ में गौशाला है, उसका हॉस्पिटल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि काउस को हम वैसे बोलते हैं कि वो माता है, गौ हमारी माता है, और फिर इतना ज्यादा उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से उनको प्रेग्नेंट करा जाता है, उनको लिटरली मिल्क मेकिंग मशीन्स बना दिया है, और फिर वो इतनी ज्यादा बीमार हो जाती है कि जो लोग अटैच्ड है तो वो तो देख नहीं पाते, तो वो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इतनी बीमार है कि अब उसको ट्रीट करना इट्स सच अ बिग एक्सपेंस कि वो करना नहीं चाहते और सामने देखना नहीं चाहते कि वो उनके सामने मरे, या फिर आधे लोग बीफ इंडस्ट्री को सेल ऑफ कर देते। तो इतना दुख लगता है मुझे वो देखकर कि हम फिर किस नाम के सनातनी अगर हम अपनी माता की ही सेवा नहीं कर सकते। धरती हमारी माँ है, भारत हमारी माँ है और गौ हमारी माँ है। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हम एक वेलनेस सेंटर भी खोल रहे हैं, जो एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम पिरामिड्स बना रहे हैं, और हर पिरामिड आपका एक एक चक्र पे काम करेगा। पहला वाला मूलाधार पे, दूसरा वाला सेक्रल, फिर आपके सोलर प्लेक्सस, फिर आपका हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, और उसके अंदर सारी वो चीजें हैं, वो वैदिक रिचुअल्स हैं जो आपके उस चक्र को अलाइन करती है। ये कुंडलिनी जागृत करने के लिए नहीं है, पर ये आपको नॉर्मल लाइफ में एक लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, ताकि आप अपने गोल्स अच्छे से अचीव कर पाए, जो भी आप चाहते हैं आप उसमें सशक्त हो पाए। आपकी जो भी रिपीटेड पैटर्न्स है, जैसे किसी का हार्ट चक्र अगर आउट ऑफ सिंक है तो आप हमेशा देखेंगे आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। किसी का अगर थर्ड आई चक्र आउट ऑफ सिंक है, किसी का जैसे सेक्रल चक्र आउट ऑफ सिंक है, तो आप देखेंगे आप बिजनेस में हैं लेकिन आप इनोवेट नहीं कर पा रही हैं, आप नए जमाने के हिसाब से नहीं चल पा रही हैं। तो वो सारी चीजें हम कैसे लाइफस्टाइल के साथ, अपने मेडिटेशंस के साथ, वो सब हम उसको अलाइन कर रहे हैं। साथ में हमारे पास उसके इक्विपमेंट्स भी हैं कि आप देख पाएंगे। हमारे पास ऐसी मशीन्स हैं जो आपको थोड़ी देर में ये भी बता देंगे कि आप कौन से ट्रॉमा से गुजरी थी, किस साल में गुजरी थी, बचपन में ऐसा क्या हुआ था वो आप बताएंगे, पर हम आपको एज बता सकते हैं कि इस एज में आपके पास ये वाला ट्रॉमा हुआ है, जो बाहर से हुआ है, अंदर से हुआ है, जो ये चक्र आपको आउट ऑफ अलाइनमेंट कर रहा है। तो उसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। आफ्टर यू आर डन विद दैट प्रोसेस, आप दोबारा एक बार अपना चेकअप कराती हैं, फिर आप देख लेती हैं कि क्या क्या मुझे और करने की आवश्यकता है, कितना मुझे बेनिफिट मिला, और उसके बाद वो हम उसके लिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं। क्योंकि आयुर्वेदा और वैदिक कल्चर में इतने सुंदर सुंदर और इतने आसान तरीके हैं आपको सशक्त करने के लिए,
तो वो अगर हम सबकी लाइफ में इनकलकेट कर पाए तो आप अपने आप ही अपने धर्म से, अपने रूट से जुड़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। हमें भारत में ही इतनी चीजें हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमें इस चीज से इतना फायदा है या इस चीज से हम इतना कुछ जान सकते हैं। और आप बहुत ही अच्छे कार्य की तरफ कार्यरत हैं, सक्रिय हैं आप, कितने लोगों की मदद के लिए आप आगे आए हैं, इतने सारे फाउंडेशन आप ओपन कर रहे हो कि लोगों को तक पहुंचे, सुख सुविधा पहुंचे। आपने सही बोला कि गाय को माता बोलो ही मत, मान के उनकी सेवा भी करो, उस तरीके से उनको ट्रीट भी करो, जो कि वाकई में बहुत दुख होता है कि कहीं हम सड़कों पे देखते हैं कि लोग मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बुरा है ये। सो प्लीज आप लोग ऐसा मत करें और अच्छे से उनकी सेवा करिए। माँ कहिए मत, माँ मानिए भी। अच्छा इशिता जी, जैसे हम जितनी बातें कर रहे हैं तो हम बहुत गहराई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि जनता सुने, समझे। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि आप बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे पहुंच के और फिर आपने ये डिसीजन लिया है, तो आपके लिए सनातन धर्म क्या है? मेरे लिए सनातन धर्म मेरी न्यू लाइफ है, मेरे लिए सब कुछ है। मैं खुद अपने आप को बोलती हूँ कि ये मेरी घर वापसी है। हम इतने ज्यादा वेस्टर्न कल्चर में ढल जाते हैं कि हमें ये नहीं पता लगता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है। आपको एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम दिया जाता है, आपके लिए ऐसे लॉस बनाए जाते हैं, आपको एक ऐसा मीडिया से ऐसे फीड्स दिलाए जाते हैं, आपको एंटरटेनमेंट में इतना बहकाया जाता है कि आप सनातन से दूर हो जाएं। क्यों? क्योंकि सनातन आपको इतना ज्यादा सशक्त करता है कि वो आपको पूरा राज्य दिलवा सकता है, आपको अपने आप से मिलवाता है, आपको पूरी सृष्टि से मिलवाता है, और आपको कितने आप होलिस्टिक हैं, कितने आप फुल हैं, कितने आप होल हैं, वो आपको समझाता है। और कोई नहीं चाहता कि आप इतने सशक्त बने, तभी इतनी ज्यादा स्ट्रैटेजीज खेली जाती हैं आपके साथ, आपको अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से दूर करने के लिए, आपको इतना भ्रमित करने के लिए। तो जैसे जैसे आपको रियलाइज हो जाता है तो आपको दिखता है कि सनातन में कितनी गहराई है और वो कितना सशक्त कर रहा है, आपको मेडिटेशंस कितने ज्यादा आपको केपेबल बना रहे हैं, और कितने आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल आ जाता है। आप कोई चीज इस भाव से नहीं देखते हैं कि आपका उसके साथ अटैचमेंट है, आपका जो भाव है वो ही बदल जाता है। आप उसको देखने लग जाते हैं कि उस चीज के साथ मैं कितना ज्यादा चेंज क्रिएट कर पाऊं। तो वो इतनी बड़ी पावर है और आपको इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है। तो कोई नहीं चाहता कि आप पावरफुल बने, इसलिए वो आपको सनातन से भटकाते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट जर्नी रहेगी कि आप सनातन में जब वापस आएंगे, जब आप उसमें डूबना शुरू होंगे, आप खुद फील करेंगे जो सात्विक, हम क्यों बोलते हैं सात्विक, क्योंकि आपकी इतनी एनर्जी हो जाती है, आपकी जो रेडिएशन है वो इतनी सुंदर हो जाती है। और कोई नहीं चाहता, वो चाहता है आप तामसिक बने, आप चाहते हैं कि आप क्लब कल्चर में जाइए, आप चाहते हैं वो दारू आप पिए, आप वो ड्रग्स करें, क्योंकि वो आपकी एनर्जी, वो आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा गिरा देता है, आपको इतना ज्यादा फंसा देता है सोशल मीडिया कल्चर के अंदर, आपके पास समय ही नहीं है अपने बारे में सोचने के लिए। तब तक आप बाकी चीजों में फंस जाते हो, तब तक आप फंस जाते हो अपने लोन्स में, क्योंकि एक फाइनेंस भी एक लूप है बहुत बड़ा जिसमें आपको फंसाया जाता है। तो तब आप अपने लिए काम नहीं कर रहे होते हो, आप एक स्लेव बन जाते हो, जो एक उस सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो जिसका आपको नाम तक नहीं पता है। आपको ये भी नहीं पता है कि वो पूरी की पूरी सोसाइटी कौन चला रहा है, उसके हाथों में कितने पॉलिटिशियंस हैं, उसके हाथों में कितनी इंडस्ट्रीज हैं। हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखते हैं, अडानी, अंबानी, हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट, और वो सारी की सारी कोई और ही चला रहा है। और वो क्यों चला रहा है, वो क्यों ये सब कर रहा है, वो इसलिए ये सब कर रहा है ताकि आप उसके स्लेव बनो। तो जो सनातन धर्म है वो आपको इस इंस्लेवमेंट से दूर कराता है, और आपको जो हम बोलते हैं ना शिवोहम, उसकी फीलिंग को फील करने के लिए आपको एक बहुत ही सुंदर टूल्स देता है, ताकि आपको समझ आ जाए कि आप ही शिव हैं, आप ही अहम ब्रह्मास्मि हैं, आप सब कुछ हैं। अपने आप को जानना बेसिकली और अपने आप को समझना, जीवन में बहुत लोग यही नहीं कर पाते। जैसे आपने कहा कि आजकल का माहौल ऐसा बना हुआ है सोशल मीडिया पे भी कि लोगों का दिमाग एक्टिव नहीं पैसिव चल रहा है। लोग बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने अपने 4 घंटे वेस्ट कर दिए, 5 घंटे वेस्ट कर दिए। दिन भर में कहते हैं कि अपने लिए 1 घंटे आप निकालो, एटलीस्ट 1 घंटे निकालो, चाहे वो मेडिटेशन करो, चाहे जो भी करो, या किसी के लिए खुशी के लिए काम करो। ये समझ होना बहुत जरूरी है और आप इस कार्य में सक्रिय हैं,
तो आपको बहुत बहुत बधाई है हमारी तरफ से। अब मैं लास्टली आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि अगर आप दर्शकों से अपनी पूरी जर्नी, पूरा धर्म, पूरा हर चीज का निचोड़ निकाल के अगर आप एक बार दर्शकों को डायरेक्ट कहना चाहो कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, तो वो आप क्या कहोगे? मैं ये कहूंगी कि आप अपनी पावर को फील करिए। आप सशक्त हैं पूरी तरह से। मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी सनातनी बहनें हैं वो बनी है सनातन की सत्ता के लिए, वो बनी है सनातन के प्रचार के लिए, और वो बनी है सनातन की सेवा के लिए। हम शायद भूल जाते हैं कि हम इन सब चीजों के लिए बने और हम इतने पावरफुल हैं। जो आपको पावरफुल फील नहीं होने दे रहा है, एक मिनट सोचिए कि ऐसा क्यों, उसका क्या फायदा है, वो क्यों आपको फंसा रहा है अपने सोशल मीडिया की भागदौड़ में, वो क्यों आपको फंसा रहा है कि आप को इस तरह से प्रेरित करे जो आपको भी पता है आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर कोई आपको फंसा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ लाभ है। तो आप जैसे ही वो रियलाइज करेंगे, आप खुद ही सनातन में डूबना शुरू करेंगे। रिचुअल्स को प्लीज हम बहुत ही गलत नजर से देखते हैं। हम बोलते हैं अरे तुम अंधभक्त हो, हम बोलते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो बड़े पुराने जमाने की। फिर जब वेस्टर्न कल्चर हमें आके बताता है कि देखिए इसमें कितनी ज्यादा तथ्यता है, इसमें कितनी ज्यादा पावर है, तब आपको रियलाइज होता है हाँ, तो जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, हमारा धर्म इतना ज्यादा साइंटिफिक है कि आप वो सारी चीजें जब आप करना शुरू करोगे, आप उसकी पावर को फील करोगे। वो चीजें जरूर करिए। और दूसरी बात, हर मंगलवार प्लीज अपने पास वाले मंदिर में इकट्ठा होना शुरू करिए, सनातन के बारे में बात करना शुरू करिए। चाहे आप हनुमान चालीसा के लिए इकट्ठा हुए, पर साथ में एकजुट होना जरूरी है। अच्छा इशिका जी, अगर आप अपने 20 साल की उम्र को देखें, जैसे आप 20 की जब होंगे, तो आप कुछ ऐसा होता है कि लाइफ में हमें लगता है कि काश हम ये काम नहीं किए होते या ये काम किए होते, तो उस उम्र के लिए आप अपने आप को क्या सलाह देना चाहोगे? मेरे ख्याल से मेरी सलाह वही होगी जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में किया है कि एक तो आप अपने फेलियर से घबराइए मत, और दूसरा ये बात जरूर जान लीजिए कि जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। एंड कुछ भी, गॉड लव्स यू सो मच कि वो कभी भी आपका हमेशा आपका हित ही चाहेगा, कभी भी आपके लिए कुछ गलत नहीं करेगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, पहले वो छोटे रूप में आती है, फिर वो बड़े बनती जाती है, बड़े बनते जाते हैं, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाह रही है। तो वो क्या सिखाना चाह रही है, 2 मिनट वेट करिए और समझिए। वो कोई भी हो, आपके रिलेशनशिप में हो, आपके करियर में हो, आपकी हेल्थ में हो, अगर कोई इनफैक्ट कोई चीज आपके साथ बहुत ज्यादा बुरी भी हो जाती है लाइफ में, आपके साथ एक एक्सीडेंट हो गया या सब कुछ आपसे छिन गया, तो एक मौका मिल रहा है कि आप अपनी पूरी पावर को फील कर पाए। आप इतने सशक्त हैं, आप इतने पावरफुल हैं कि आप उस चीज से घबराइए मत। वो एक चांस है, एक प्लेटफॉर्म है कि आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। हम ना कभी कभी उसको बहुत नेगेटिवली देखते हैं, हम उसको नेगेटिवली ना देखें। फेलियर तब है जब आप अपने आप को फेल होने दें। वो एक्सपीरियंस अगर है तो आप कभी फेल ही नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे आपकी पूरी जर्नी से एक चीज याद आई, आप नितिन गडकरी सर से मिले हुए हो, तो उनसे आपकी मुलाकात कैसी रही? वो हमारी जो मुलाकात थी वो इसलिए थी क्योंकि हम IIM पे गए थे, और IIM नागपुर पे आई वाज एड्रेसिंग द ऑडियंस। उस टाइम पे मैं ये सिखा रही थी कि आपको कैसे how do you use artificial intelligence to form the 5 trillion economy। और हम सारे बच्चों को बता रहे थे कि अपने सोशल मीडिया को कैसे आपने यूज करना है कि आप इकोनॉमी में बूस्ट कर पाए और खुद सशक्त बन पाए। तो क्योंकि नागपुर में था तो गडकरी सर भी वहां पे थे, देवेंद्र फडणवीस सर भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वहां पे थे, बड़े बड़े बॉलीवुड के डायरेक्टर्स भी थे। तो ये बहुत ही सुंदर जर्नी रही, सबसे मिलना हुआ उनके बारे में। देखिए, जब आप किसी के साथ वन ऑन वन होते हैं ना, तो आप पहले तो आप सिर्फ पर्दे पे देखते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। जब आप किसी से मिलते हैं ना, उनकी छोटी छोटी चीजें आपको इतना प्रेरणा दे जाती हैं कि वो कितने ज्यादा फोकस्ड है, वो कितने ज्यादा समर्पित है। और मुझे लगता है गडकरी सर का सबसे सुंदर बात यह है कि वो देखिए, उनका समर्पण भी बिल्कुल पैशन है। वो एक समर्पण है कि मैं इतना सब कुछ करके दिखाऊंगा, नो मैटर व्हाट। तो आपको अपने आप ही बहुत ही सुंदर सॉल्यूशंस मिलते हैं। हमारे रोडवेज जिस तरह से बिल्ड हुए हैं,
करेक्ट। हमने जिस तरह की चेंजेस लेकर आए हैं अपने व्हीकल्स में, जिस तरह की व्हीकल्स वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनफैक्ट हमने रोडवेज पहले हम लॉसेस में जाकर तब भी पूरे नहीं कर पाते थे, कभी अपनी टाइमलाइन को नहीं मीट कर रहे होते थे, पर एक जब समर्पण और एक पैशन हो जाता है, क्योंकि ही इज द personification of what I'm saying, वो क्योंकि इतने सुंदर तरीके से अब वो प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया, उन्होंने सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, हम भारत उससे कमा रहा है और वो इस तरह से बढ़ रहा है कि आपकी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल रहा है। तो वही जब आप सरेंडर कर देते हैं पैशन के साथ, तो आप वो कर पाते हैं जो गडकरी सर कर रहे हैं, फिर आप इंस्पिरेशन बनते हैं सबके लिए। और जब आप उनसे एक और वन ऑन वन मुलाकात होती है आपकी किसी भी इतने सशक्त व्यक्ति के साथ, तो आप इतना सब कुछ सीखते हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी आई फील। गडकरी जी के काम की तो सारे लोग सराहना करते हैं और वाकई में वो सराहनीय काम कर भी रहे हैं। आपने मधुर भंडारकर सर के साथ काम किया है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? I think Madhur ji is a very dear friend, and friend I can say now that I have worked with him. पर वो पहले हमारे फैमिली फ्रेंड रहे हैं एंड मेरे पेरेंट्स को जानते हैं। इनफैक्ट जब ये सब कुछ हो रहा था, मैं बॉम्बे गई थी किसी और काम के लिए, फिर मिस इंडिया हो गया एंड मिस इंडिया के बाद जब मधुर जी मिले तो उन्होंने बोला ये सब कर रहे हो तो तुम ये गाना भी कर लो। तो मैंने बोला मुझे नहीं लगता मेरी मदर कभी अलाउ करेगी लाइफ में। तो एंड ही न्यू माय मॉम, तो उन्होंने बोला बात करा दो। तो उनकी जब बात हुई तो मेरी मदर ने अलाउ कर दिया, बस बोला कि कपड़े ध्यान से पहनना, ठीक पहनना, जो भी है जो मना है वो कर ले। एंड आई वाज शॉक्ड कि मेरी मॉम कैसे मान गई, यू नो शी वाज नेवर फॉन्ड ऑफ दिस, माय फैमिली वाज नेवर फॉन्ड ऑफ बॉलीवुड, इनफैक्ट माय फादर डिडंट वांट इट एट ऑल। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। वो तो उन्होंने बोला कि फिल्म हम शूट कर चुके हैं, बस ये गाना है और बप्पी दा के साथ है, एंड वी हैव लिसन्ड टू बप्पी दा सिंस किड्स एंड ही वाज अ लेजेंड। एंड इतने ज्यादा प्यार से उन्होंने मतलब पूरा टाइम सेट पे बिहेव करा, इतने बच्चे की तरह समझा रहे हैं, बता रहे हैं फ्यूचर के लिए ट्रेन। वही मैं कह रही हूँ, जब आप किसी अच्छे इंसान से मिलते हैं, चाहे वो मधुर सर ही क्यों नहीं हो गए, चाहे वो बप्पी दा क्यों नहीं हो गए, जब वो इतने ज्यादा पूरे हैं अपनी लाइफ में कि वो इतना कुछ आपको दे के जाते हैं, इतना कुछ आपको सिखा के जाते हैं, इट इज सो ब्यूटीफुल। एंड ही एंड मधुर जी तो मोर देन अ फैमिली फ्रेंड, आई थिंक आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। एंड मधुर जी के साथ मोर देन अ फैमिली फ्रेंड, आई थिंक वो इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं, आपको पद्मश्री मिला हुआ है उनको, और उन्होंने आप को वो दर्शाया है जो कभी लाइफ में लोगों में हिम्मत नहीं होती थी। पेज 3 हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो आपको बिल्कुल खोल के बता देती हैं असलियत क्या हो रही है, फैशन, जो किसी में हिम्मत नहीं थी उस जमाने में। तो आई फील प्राउड, लाइक इट इज अ जेम इन माय हैट कि भाई मैंने उनके साथ, मुझे मौका मिला, वो भी फर्स्ट काम ही मुझे उनके साथ मिला, फिर विक्रम भट्ट सर के साथ काम करने का मौका मिला। तो ये सारी चीजें आई थिंक यूनिवर्स आपके लिए क्यूरेट करती रहती है और आपको वो देती रहती है। आपने अपनी जर्नी बताई मधुर भंडारकर के साथ, फिर आपने सीधे ओटीटी में विक्रम भट्ट सर के साथ काम किया, तो उस पे आपको क्या फील हुआ, उसकी जर्नी कैसी रही, ओटीटी कितना अलग लगा आपको? जी ओटीटी मुझे, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ओटीटी टू बी रियल। जब मैं विक्रम भट्ट सर के साथ मेरा काम करने का मौका मिला, तो मैं विक्रम सर के साथ तब तक बिल्कुल मैं मिली ही नहीं थी। मैं मिली हूँ एक्चुअली आफ्टर शूटिंग। तो अगेन जैसे कि ये मौका मिल गया, तो वहां से कॉल आया और मुझे किसी ने वहां पे कुछ ड्रॉप करने के लिए कहा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं वहां पे चली जाती हूँ। तो जब मैंने ऑडिशन दिया, तो तब मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑडिशन कैसे देते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि लीड क्या होती है, मुझे तब नहीं पता था कि वेब शोज कितने बड़े होते हैं या हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं बाहर आके इट्स अ फनी एक्सपीरियंस, मैं वहां पे गई तो मुझे कुछ और देना था, तो उन्होंने बोला आप ये लाइंस बोल दीजिए। मैंने बोला ठीक है, मैं ये लाइंस बोल देती हूँ। तो उन्होंने मेरी ऑडिशन लिया था किसी और कैरेक्टर के लिए, और फिर उसके बाद इन्होंने डिसाइड करा ये मुझे लीड दे दे। तो ये बाहर आए तो इन्होंने बोला आप लीड करेंगी? मैंने बोला क्या होता है लीड, मुझे पता नहीं था। मैंने बोला मतलब क्या है, मतलब पोस्टर पे मेरी शक्ल लगेगी? कहते हाँ ऑफ कोर्स यू आर द लीड। तो फिर उन्होंने बोला ये होगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो वेब शो के लिए था, तो मुझे समझ भी नहीं आया। तो मैं फोन पे बात कर रही हूँ,
कि हाँ ये कर रहे हैं, वेब शो कर रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा क्या नहीं होगा। और मेरे साथ में जो एक अंकल बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा कि क्यों नहीं करना वेब शो। मैंने बोला पता नहीं कैसे होता, तो उन्होंने बताया कि मुझे वेब शो इतना बड़ा है, ये हो रहा है, आपको पता है आपका डीओपी कौन है, आपको पता है आपका डायरेक्टर कौन है, आपको पता है आपके, एंड इतनी बड़ी कास्ट थी उसके अंदर विच आई कुडंट इमेजिन, एंड इतने बड़े बड़े लोग काम कर रहे थे। एंड व्हेन आई रीच्ड ऑन द सेट तो उस दिन मुझे पता लगा वो विक्रम सर के फादर थे जो मुझे बोल रहे थे, उन्होंने ये सारे सब बातें सुनी थी कि क्या करना है, क्यों करना है। सो आई थिंक अगेन सरेंडर, when you start doing these things, आपके साथ इतनी इतनी सुंदर सुंदर बातें हो जाती है, आपको खुद पता नहीं लगता है। तो आपने सुना इशिका तनेजा जी को, जिनकी जर्नी इतनी खूबसूरत है कि हम ये भी कह सकते हैं कि रोलर कोस्टर भी रही है, साथ ही बहुत ही प्रेरणादायक भी रही है। आज इनकी जर्नी ऐसी है कि लोग उससे देखकर सीख सकते हैं कि ह्यूमैनिटी क्या होती है। धर्म के लिए वो जरूर अपना प्रेम प्रसार कर रही हैं, लेकिन उससे भी ऊपर उन्होंने ह्यूमैनिटी, इंसानियत को सबसे ऊपर रखा है। इशिका जी, हम आपको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही ह्यूमैनिटी के लिए काम करते रहिए और आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए। हमारा चैनल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है और हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे यहाँ आए। हम तहे दिल से पूरे सक्रिय भारत की टीम की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। और आज के पॉडकास्ट एपिसोड के हमारे ब्रांड पार्टनर थे डर्मिस।